कहते हैं किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में। हमारी गवर्नमेंट अटेम्प्ट कर रही है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के टारगेट को अचीव कर लें। इसके लिए हमने शांति बिल पास किया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलेगी, कनाडा के साथ न्यूक्लियर की डील की है और हमने बजट में भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं। अब हमने 6 अप्रैल को इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है, जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर आप न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आगे के इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, समझना चाहिए पहले न्यूक्लियर का इकोसिस्टम क्या है। इससे आपको हेल्प मिलेगी समझने में कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से सेक्टर्स को इससे फायदा होगा और इंडिया का न्यूक्लियर का लैंडस्केप कैसा है। ये मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। डॉक्टर जहांगीर बाबा ने 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे लिए देखा था, जिसमें से हमने सेकंड स्टेज अचीव कर ली है। अब क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है, इसका मतलब ये है कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है, अगर वो बहुत स्लो होता है तो बीच में बंद हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्रिटिकलिटी का मतलब है कि वो एग्जैक्ट सही स्पीड पे चल रहा है और वो रिएक्टर सेल्फ सफिशिएंट बन गया है, वो अब अपने आप चल सकता है बिना इंटरवेंशन के। और ये चीज़ इंडिया ने अचीव करी है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जापान, अमेरिका सब ट्राई कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं। फ्रांस, केवल इंडिया और रशिया ही ये चीज़ हासिल कर पाए हैं और इसको हासिल करने में हमें भी 40 ईयर्स लगे हैं, लेकिन हमने इसे छोड़ा नहीं, बाकी कंट्रीज़ ने बीच में छोड़ दिया। उसके क्या रीजंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियर 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर वर्ल्ड में चलते हैं। हमारे पास जो है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, 20-22 ये वाले रिएक्टर्स हैं हमारे पास, और दुनिया में चलते हैं नॉर्मल रिएक्टर्स, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। अब हम हैवी वाटर रिएक्टर पे क्यों गए? इसलिए क्योंकि हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम देखिए 238 और 235 नेचर में मिलता है, जो दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यूरेनियम 238 में से 235 को निकालना एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए यूरेनियम 235 महंगा होता है और इस प्रोसेस को एनरिचमेंट बोलते हैं। ये हमारे पास सुविधा नहीं थी और 74 में जब हमने पहले हमें अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिए थे, उनसे प्लूटोनियम निकाल के हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली थी। टेस्टिंग करने की वजह से हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लग गए थे और हमें इजीली मटेरियल नहीं मिलता था, इसलिए हमने अपने खुद के प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर बनाए। इंडिया ने कुछ कंट्रीज की हेल्प से, केवल कनाडा और इंडिया में है, ये बनाए और इनमें हम यूरेनियम 238 जो नेचर में नॉर्मली मिलता है, कंपैरेटिवली चीप होता है, वो यूज करते हैं हैवी वाटर रिएक्टर के साथ। दुनिया में जो रिएक्टर चल रहे हैं वो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है, उनमें वो यूरेनियम 235 यूज करते हैं नॉर्मल वाटर के साथ। अब हमारे पास एनरिच करने की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन हमें हैवी वाटर बनाना आता था, तो हमने वो यूज किया। अब दूसरी कंट्रीज हैवी वाटर इसलिए यूज नहीं करती कि एक तो उनके पास यूरेनियम इजीली अवेलेबल है 235, और दूसरा हैवी वाटर बहुत हेडेक है, उसको डिस्पोज करना इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन इंडिया को ये करना पड़ा क्योंकि एनरिचमेंट की फैसिलिटी हमारे पास उस समय नहीं थी। लेकिन ये हमारे लिए जितना अभिशाप था उतना वरदान भी है, क्योंकि डॉक्टर जहांगीर बाबा का जो 3 स्टेज प्रोग्राम है उसमें ये स्टेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी कंट्रीज जो यूज करती हैं उसमें इतना न्यूक्लियर वेस्ट, उसमें प्लूटोनियम नहीं होता है। हम इस वाले जो मॉडल है इसमें न्यूक्लियर वेस्ट में प्लूटोनियम ज्यादा होता है, जो हमें सेकेंड स्टेज के लिए जरूरी है। और दूसरा, ये वाले जो रिएक्टर्स हैं इनमें थोड़ा कम पावर आउटपुट आता है, जैसे 220 से 700 मेगावाट तक की हैं, जबकि वो जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर जो बाकी का वर्ल्ड यूज कर रहा है उसमें ज्यादा आता है, 3300 से 3500 तक, और उसको स्केल भी किया जा सकता है। हालांकि अब इंडिया के पास वो वाले रिएक्टर भी हैं, लेकिन हमारे जो प्रेशराइज वाटर हैवी वाटर रिएक्टर हैं, इनसे जो प्लूटोनियम निकलता है उसको हम स्टेज 2 में इस ब्रीडर में डालते हैं जो अभी हमने बनाया है। और जब हम इसमें डालते हैं तो ये ब्रीडर न केवल एनर्जी जनरेट करता है, बल्कि वो और प्लूटोनियम जनरेट करता है, जो हमें थर्ड स्टेज पे काम आएगा। अब समझिए, वो जो न्यूक्लियर वेस्ट निकाला हमने, उसको डिस्पोज करने का हेडेक हमारा खत्म हो गया, वो हमने इस नए ब्रीडर में डाला कोर में, और आसपास हमने यूरेनियम 238 की लेयर लगा दी। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्लूटोनियम पैदा होता है, जिसको हम थर्ड स्टेज में यूज कर सकते हैं मास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। यही यूरेनियम 238 की लेयर की जगह अगर हम थोरियम की लेयर लगा दें इसी प्लूटोनियम के साथ, तो यूरेनियम 233 बनता है, और यही हमारा अल्टीमेट गोल है। हमें यूरेनियम 233 बनाना है, जिससे हम काफी सारे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बहुत ट्रेमेंडस हम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो फास्ट ब्रीडर इंडिया ने बनाया, ये भी पूरा इंडिजीनियस है, मतलब इसमें एक एक पार्ट इंडिया की कंपनीज का ही लगा है। थोरियम हमारे अपने पास अवेलेबल है। तो आज जैसे हम हॉर्मुज का संकट झेल रहे हैं, ऑयल के लिए परेशान हैं, उस सबसे हम बच जाएंगे और हो सकता है हम एक्सपोर्ट भी करने लगे और बहुत बड़े लेवल पे इसको बना सकते हैं। अब जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में AHWR बनेगा, जिसमें वो जो यूरेनियम 233 है वो हम थोरियम के साथ यूज करेंगे और मास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये ऑलरेडी टेस्टिंग फेज में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इसको ऑलरेडी बना रहा है, थर्ड स्टेज की टेस्टिंग में है। तो ये अगर सारा हो जाता, हमारा अल्टीमेट गोल अचीव हो जाएगा। अब आप
हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट होगा और हम आगे भी बनाते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि आप टच में रहें। इंडिया में थोरियम जो है वो 25% है, जैसे मैंने आपको बताया, जबकि यूरेनियम केवल 500 टन हमारे यहाँ है, हमें जबकि 18,000 से 18,500 टन लगता है। तो हमारी ये इम्पोर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप इससे बच जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। क्यों दूसरी कंट्रीज ने छोड़ दिया, जापान ने, फ्रांस ने? क्योंकि एक तो उन लोगों को कॉस्टिंग ज़्यादा लग रही थी बनाने की, दूसरा इसमें सोडियम लगता है, लिक्विड सोडियम बहुत रिस्की मटेरियल होता है, बहुत ज्वलनशील होता है। आप ये समझिए, आप जो घर पे यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम स्टेबल हो जाता है, जो आप नमक घर में यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ अकेला सोडियम होता है। तो अगर आप उसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो वो आग पकड़ लेता है, नॉर्मली हवा में ही आग पकड़ लेता है। तो वो टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में हमारे साइंटिस्ट को बहुत टाइम लगा है, दूसरी कंट्रीज छोड़ चुकी थी, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन यही सब चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म थीम है, जो न्यूक्लियर की थीम है। आपको कैपिटल, टेक्नोलॉजी और विल पावर भी होना चाहिए। इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इंडिया के पास क्योंकि यूरेनियम है नहीं, थोरियम बहुत सारा है, इसलिए इंडिया ने पूरा एफर्ट लगाया और दुनिया बाकी कंट्री से 1/10 कॉस्ट में हमने ये बनाया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे हम इसकी थर्ड स्टेज पे पहुंच जाएंगे और हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना लेंगे अपनी ये 3 स्टेज प्रोसेस से, तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे इसमें। लेकिन ये चैलेंजेस भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि ये एक थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, 1-2 दिन में नहीं होगा ये। आगे भी हम ऐसे स्टॉक्स पे भी बनाएंगे वीडियोस। इनफैक्ट एमटार पे हमने बनाया है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप उसको चेक करिए। एमटार टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। पिंड कमेंट में आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी हमारी, वो भी ज़रूर चेक करिएगा। और आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।